आज जैसे हम प्रतिदिन डीआई कर रहे हैं, उसमें एक स्पेशल टॉपिक कवर कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज का सेशन साधारण ब्याज का है। कई बार आपके सामने जब ऐसे सवाल आते हैं जो कि प्योर मैथमेटिक्स के सवाल हैं और उनको हम एक निर्देश के माध्यम से, एक डीआई के माध्यम से, एक पैटर्न के माध्यम से देखते हैं, चाहे वो केसलेट के सवाल हो जाएं, चाहे इस प्रकार के सवाल हो जाएं, जो भी पैटर्न आपके सामने आएगा अगर इस तरह से है जिसमें डिफरेंट मैथमेटिक्स का उपयोग है, या जो प्रॉपर ऑर्डिनरी डीआई का पार्ट नहीं है कि हमें डायरेक्टली एवरेज निकालना है, परसेंटेज का उपयोग करना है, तो हमें दिक्कत होगी। इस बात को आप सब जानते हैं। आज के सेशन में हम साधारण ब्याज यहां पर इन्वॉल्व कर रहे हैं। साधारण ब्याज को आप लोग प्रॉपर कवर करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट को। मुझे एकदम भरोसा है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट की क्लैरिटी होगी कि सच में साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज को अगर हमें समझना है तो ब्याज थोड़ा सा समझना होगा कि ब्याज क्या होता है। ब्याज के बारे में मैं आपको एकदम से क्लियर कर दूं, यह वह धन है जो कि हमें किसी लेन देन में एक्स्ट्रा देना या लेना पड़ता है। अगर हमने किसी से कुछ पैसे उधार लिए हैं, उधार का मतलब ब्याज पर लिया है, लोन लिया है ऐसे कह सकते हैं, तो हमें उस पैसे के साथ साथ जो हमने मूलधन के तौर पर लिया है, हमें कुछ अतिरिक्त धन भी उसे लौटाना पड़ेगा। इसी में उसका इंटरेस्ट था मुझे पैसा देने का। हमने किसी बैंक में पैसा जमा किया है तो हम इसी उम्मीद से जमा करते हैं कि बैंक हमको कुछ समय के बाद हमारे मूलधन के अलावा भी अतिरिक्त धन दे, जो कि ब्याज है। उसी ब्याज को ज्ञात करने के दो तरीके होते हैं, एक तो साधारण है, दूसरा कंपाउंड है, जिसे चक्रवृद्धि कहते हैं। साधारण ब्याज कहता है कि यहां पर जो ब्याज मिलेगा, ब्याज क्या होगा, प्रतिवर्ष समान रहेगा। ब्याज क्या रहेगा, प्रतिवर्ष समान रहता है। ठीक है, हर साल हमें इक्वल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट प्राप्त होता है। जो ब्याज हमें पहले साल मिलेगा वही दूसरे साल, वही तीसरे साल, वही चौथे साल, लगातार वही हमें पैसा ब्याज के तौर पर मिलता रहता है। इसके अलावा अतिरिक्त पैसा हमें नहीं मिलता है। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज सतत वृद्धि पर आधारित होता है। समझने की कोशिश करिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज सतत वृद्धि पर आधारित होता है। हर साल का ब्याज दूसरे साल पुनः ब्याज क्रिएट करता है। यहां पर सबसे पहले हमारे पास एक मूलधन है, ठीक है, और जिसे हम प्रिंसिपल पी कहते हैं। ब्याज की दर है जो कि R% पर एनम है, R% पर एनम है। यहाँ पर एक समय है निर्धारित जो कि TIN है, TIN है। हम जब साधारण ब्याज कैलकुलेट करते तो इसके लिए एक बेसिक फार्मूला है, P इंटू आर इंटू टी अपान 100 है। ये हमारा एसआई है, और इसी एसआई को जब हम प्रिंसिपल में ऐड करते हैं तो हमें जाकर के अमाउंट अर्थात मिश्रधन प्राप्त होता है। इतनी क्लियरिटी आपको होनी चाहिए। हम लोग कुछ ऐसे करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने किसी ब्याज दर को कहा कि 10% पर एनम है, 10% पर एनम है, और यह 3 साल के लिए हमने कहीं पर, हमको कहीं से मिलना है, तो निश्चित तौर पर 10 गुणे 3 कर देने से हमें उस मूलधन का 30% ब्याज मिलेगा। समझ रहे हैं? हम कई बार क्या करते हैं, जो हमारी ब्याज दर होती है उसको हम और समय को मिला करके एक फ्रैक्शन, एक परसेंटेज बनाते हैं। परसेंटेज को एक भिन्न बना लेते हैं, 3/10 कर दीजिए, क्योंकि 30/100 होगा। मतलब कहने का अर्थ, अगर मैंने 10 रुपए कहीं जमा किया था तो 3 रुपए मुझे ब्याज के तौर पर मिलेगा, और फाइनल पैसा मेरा जो अमाउंट रिटर्न होगा वो 10 + 3 अर्थात 13 हो जाएगा। अब इसको हम तुलना करके सभी प्रकार के ब्याज और सारी चीजों को कैलकुलेट कर लेते हैं। बेसिक बातों के रूप में इतनी ही बातें हैं। इसी को लेकर हम सीधा सवालों पर चलते हैं और सवालों को देखते हैं कैसी क्या रिक्वायरमेंट हमारे पास एग्जामिनर दे सकता है, हमसे पूछ सकता है सवाल, और हम उसका सोल्यूशन कैसे करके आएंगे। जैसे पहला सवाल है जो कि 1 से 3 तक अर्थात 3 सवाल इस सेट में है। दिए गए टेबल का, चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। नीचे दी गई तालिका में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा किए गए निवेश का विवरण दिया गया है। जो अलग अलग आदमियों ने, अलग अलग व्यक्तियों ने निवेश किया है, जैसे कि राम, सोनू, मोहन, पिंटू, सोयब और रहमान, ये अलग अलग व्यक्तियों के नाम हैं। इन्होंने जहां पैसे जमा किए हैं, देखिए हर वो चीज यहाँ पर जो ब्याज में रिक्वायर्ड होती है मेंशन की गई। जैसे मूलधन दिया है, समय दिया है, ब्याज की दर दिया है और अमाउंट दिया है। हर डेटा इसने मेंशन नहीं किया है। जैसे इसमें प्रिंसिपल मेंशन किया है, ब्याज की दर दिया है, यहाँ पर प्रिंसिपल दिया है, यहाँ भी ब्याज की दर दिया है। मोहन के लिए समय दिया है, अमाउंट दिया है, कितना पैसा इसको फाइनली प्राप्त होगा। ऐसे पिंटू के लिए प्रिंसिपल पता है और समय पता है। मतलब किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण रिकॉर्ड को एक साथ नहीं दिया है। मतलब इसका सेंस है कि कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, निर्देशों को अच्छी तरह से फॉलो करने की नीड होगी। तो इसलिए हम सीधा आपको लेके चलते हैं निर्देशों में, क्योंकि ये टेबल प्योर मिसिंग टेबल है। इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन अपडेट प्रॉपर नहीं दी गई है। आप किसी भी व्यक्ति का ब्याज निर्धारित तब तक नहीं कर पाएंगे
जब तक हमें मूलधन के साथ दर समय ना दिया हो। अब जब नहीं दिया है, कहीं नहीं दिया, आप चेक कर लीजिए, आप कोई भी किसी भी व्यक्ति का ब्याज निर्धारित नहीं कर सकते हैं। सवाल पर चलेंगे तभी सब कुछ कंफर्म होगा। सवाल नंबर 1 इस पैटर्न का बनता है, यदि राम और मोहन को मिलने वाली ब्याज की दर, राम और मोहन, ये राम है और ये मोहन है, कह रहा राम और मोहन को मिलने वाली ब्याज की दर का अनुपात 2:3 है। मतलब अगर राम की ब्याज दर 2 है तो मोहन की 3 है। इससे बस हम अभी तक सवाल को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, बस इतना समझ गए कि 2 तिया 6 होता है, 3 तिया 9, अर्थात इनकी ब्याज दर 9% हो जाएगी। अगर 2 और 3 के अनुपात में है तो 2 को प्रेजेंट करेगा 6, तो 3 को प्रेजेंट करेगा 9, क्योंकि 2 बराबर अगर 6 है तो 3 बराबर हर हालत में 9 होगा। जैसे मेरे पास 2 रुपए, आपके पास 3 रुपए, तो मेरे पास 200 तो आपके पास 300, मेरे पास 6 तो आपके पास 9, इस प्रकार से हमें कंसीडर करना होगा। तो हमारे पास राम और मोहन दोनों की ब्याज दर कंफर्म हो गई है, इतना डन है। तो ज्ञात कीजिए मोहन द्वारा निवेश किया गया पैसा, मतलब प्रिंसिपल, अभी प्रिंसिपल की क्लियरिटी नहीं है, मोहन द्वारा निवेश किया गया पैसा उसी ब्याज दर पर कितने वर्ष में दुगुना हो जाएगा, कितने समय में दुगुना हो जाएगा, ये सवाल है मेरे पास। अब ऐसे में लोगों को ये लगेगा कि चलो ठीक है, देखो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास इस समय दर हो गई है 9%, हमारा समय है 5 वर्ष, हमको अमाउंट पता है जो कि 2900 मिला, 29,000 मिला है। अगर आप चाहो तो यहां से प्रिंसिपल निकाल सकते हो, बट मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें प्रिंसिपल की जरूरत ही नहीं है। बट अगर निकालना चाहो तो प्रिंसिपल को सोच सकते हो कैसे, कि हमारे पास ब्याज की दर है 9%, ब्याज की दर कितनी है 9%, समय कितना दिया है 5 वर्ष। ऐसे में अगर हम दोनों को मिला दे, 9 पचे कितना होगा 45%, तो 45% का मतलब है परसेंट हटेगा नीचे 100 आएगा, 5 9 45 है, 5 बिसाम में 100 है। कहने का मतलब अगर इसको हम 9/20 लिखते हैं तो मैं कहूंगा कि अगर मैंने 20 रुपए जमा किया था, इस ब्याज दर से इतने समय में मुझे 9 रुपए का ब्याज मिला, अर्थात हमारा जो अमाउंट हमको बनकर मिला है वो 29 मिला है। यदि 29 का मान 29,000 है, 29 का मान 29,000 है, तो 20 अर्थात प्रिंसिपल का मान हमारे पास कितना हो जाएगा 20,000 रुपए हो जाएगा। प्रिंसिपल को अगर आपको कैलकुलेट करना था तो 20,000 हो गया। बट मैं प्रिंसिपल को निकालना यहाँ सॉल्यूशन का पार्ट, सवाल का पार्ट मान ही नहीं रहा हूं। ये तो मैंने एक बता दिया कि आप प्रिंसिपल सोच सकते हो। अब प्रिंसिपल जब सोचोगे तो आपको डबल करना है तो 40,000 बनाना है। अब उस तरह से सोचे तो इट विल टेक टाइम, बहुत समय लगेगा। मुझे बस इतना बताना है कि हमारा जो पैसा, ध्यान से इसने क्या पूछा है कि हमारा जो पैसा है उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में डबल हो जाएगा। सुनिए मेरी बातें क्या क्या हो पाती है अभी तक, जो आपके सामने अपडेट हुआ है उसको समझने की कोशिश करिएगा, सब डन और परफेक्ट हो जाएगा, आपको अभी दिक्कत नहीं रहेगी। करेक्ट है। मुझे इस समय से भी कोई मतलब खास नहीं रह गया, ठीक है, इस समय से भी कोई खास मतलब नहीं रह गया। बस मैं कहूंगा कि मेरा प्रिंसिपल है, मेरा अमाउंट है, प्रिंसिपल है, अमाउंट है। अगर डबल होने की बात कर रहा है तो अगर प्रिंसिपल आपका 1 है तो अमाउंट कितना होगा 2 होगा। प्रिंसिपल 1 से अमाउंट कितना हो जाएगा 2, अर्थात 1 रुपए का हमको क्या मिल जाएगा ब्याज, 1 रुपए का ब्याज मिल जाएगा। करेक्ट है। 1 रुपए का ब्याज और ब्याज दर कितनी है 9% है, ब्याज दर कितनी है 9% है। तो मेरी बात सुनो, आपसे इस 5 से भी कोई मतलब नहीं है। आप कह दो समय अगर टी है, समय अगर हमने टी वर्ष मान लिया, ब्याज दर हमारी 9% पर एनम है, 9% पर एनम है, दोनों को मिला दिया तो 9t/100 हो गया। बोलो हो गया? यस। कैसे हो गया बताइए? 9% मतलब 9/100 और टी को मिला दिया 90/100। ब्याज मतलब ऊपर का हिस्सा ब्याज और नीचे का प्रिंसिपल, तो ब्याज 1 है, प्रिंसिपल भी 1 है, तो यहां से टी का मान निकालिए तो 100/9 हो जाएगा और 100/9 का मतलब 11.11% होगा। 11.11% आपके सामने सी विकल्प में राइट सोल्यूशन की तरह लिखा हुआ है। मैंने कहा ना, मुझे प्रिंसिपल की भी जरूरत नहीं है, मुझे अमाउंट की भी जरूरत नहीं है, मुझे समय की भी जरूरत नहीं है। बस मेरे पास क्योंकि दर है, तो हम जब डबल की बात कर रहे हैं, हम किसी एक ऐसी वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं जहां से प्रिंसिपल का इन्वॉल्वमेंट आए, तो हमें डायरेक्ट ऐसे करना चाहिए था। हमें मानना चाहिए था कि हमारा प्रिंसिपल अगर 1 होगा तो हमें 1 ही रुपए का ब्याज मिलेगा, और 1 अगर ब्याज है, 1 प्रिंसिपल है और दर है 9%, तो समय तो आप अपने हिसाब से निकाल ही सकते हैं जो हमने करके। भैया परसेंट नहीं है,
नहीं तो गलती से लोग परसेंट सोचे, ये वर्ष है, करेक्ट है, ये वर्ष है, समय है, समय पूछा हुआ है, तो समय में सी विकल्प आपका राइट सोल्यूशन इस सवाल का बन रहा है। सब लोग इस पहले सवाल को डन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। अगला सवाल क्या कहता है, यदि सोयब और सोनू को मिलने वाली ब्याज का अंतर 4200 रुपए है। सोयब जी कहाँ है, सोयब ए है, सोमू कहाँ है, सोनू है, सोनू ए है। सोयब और सोनू को मिलने वाले ब्याजों का अंतर 4200 रुपए है, तो सोयब ने अपना पैसा सोनू द्वारा निवेश किए गए समय से दुगुने समय के लिए निवेश किया है, तो सोयब को प्राप्त राशि बता दो कितनी हो जाएगी। आप समझने की कोशिश करो, ना इनका समय पता है ना इनका समय पता है, बस इतनी क्लैरिटी है हम लोगों को कि इन्होंने कितना पैसा जमा किया था 30,000 और उन्होंने पैसा जमा किया था 20,000। सवाल की स्थिति देखिए, यस आपको समझाता हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। मैंने कहा सोयब और सोनू को मिलने वाले ब्याजों का अंतर, ब्याजों का अंतर 4200 रुपए दिख रहा है ना, यस। सोयब ने अपना पैसा सोनू द्वारा निवेश किए गए समय से दुगुने समय तक के लिए निवेश किया था, समझ रहे हैं। तो सोयब को प्राप्त राशि ज्ञात करो, सोयब को कुल कितना पैसा मिल गया ये हमको बताना है। थोड़ा कोशिश कर रहे हैं आप लोग, ट्राई कर लें, आप लोग समझने की कोशिश करिए, सब समझ में आएगा। थोड़ा ध्यान दीजिए, धैर्य के साथ सुनिएगा तो सब स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए भाई, इनकी ब्याज दर 6% है और इनकी ब्याज दर कितनी है, 8% है। इन्होंने कितना पैसा लगाया, 30,000। इन्होंने पैसा जो लगाया है वो आपका 20,000 लगा है। अब ऐसे में देखो, हमें समयों की क्लियरिटी तो है नहीं, बट हम इतना जानते हैं कि समयों का अनुपात दिया है। सोयब ने अपना समय सोनू के समय से दुगने समय तक के लिए निवेश किया था, इसकी क्लियरिटी आपके पास है, इसमें तो डाउट नहीं ना, यस। अगर मान लीजिए मैंने कहा इसने टी समय तक, देखो इसने क्या किया, सोयब ने अपना पैसा सोनू द्वारा निवेश किए गए डबल पे, अगर इसने टी समय तक पैसा निवेश किया था तो इसने 2T समय तक पैसा निवेश किया था। समझ रहे मेरी बात को, क्योंकि इसका डबल हो जाएगा। यहां पर स्पष्ट समझिएगा। तो हमसे जो राशि प्राप्त किया है उसी की बात कर रहा है, तो राशि भी कंफर्म कर देता हूं, समय नहीं पूछा है। अगर मैं इसको इससे मिलाता हूं तो ये हो जाएगा 60%। कितना हो जाएगा, 60%, करेक्ट है। इनका ब्याज मिला, लेकिन ये किसका होगा, 30,000 का। कितने का, 30,000 का। परसेंट हटा दीजिए तो 2 जीरो गायब हो गया, क्षेत्र कितना हो जाएगा, 1800T। 1800T हो गया, करेक्ट है, यस। 300 गुणे 6, यस। इसकी तरफ चले आइए, 8 दूना 16T%, 16T% ना, किसका बताइए, गुणे 20,000 का। 20,000 कर दिया, परसेंट हटेगा, 2 जीरो गया, 16 दूना 32, तो 32T हो गया, 3200T हो गया ना, 3200T हो गया, 3200T। दोनों के बीच क्या अंतर है आप देख लीजिए, दोनों के बीच कितने का अंतर है, 0 0, 12 से 8 4, 2400 का अंतर है। 2400T मतलब कहने का सेंस हुआ कि 2400T बराबर आपका 4200 वहां दिया हुआ है, जो अंतर है ब्याजों में। 2 जीरो खत्म हो गए, 4 छंगे नहीं, 2 से 12 बार होता है, 2 से 21 बार होता है, तो T बराबर 21/12 हो गया। 3 चौके 12 है, 3 सत्ते 21 है, तो T बराबर 7/4 हो गया, 7/4 हो गया। लेकिन हमको किसका पैसा निकालना है, हमको सोयब का निकालना है। तो सोयब का पैसा कितना होगा बताइए, 2 गुणे, पहले समय की बात करिए, 7/4 है, 7 2 दूना 4 मतलब 7/2 है, 7/2 वर्ष है, करेक्ट है। 8 के साथ गुणा करिए, इसके साथ ब्याज क्योंकि कैलकुलेट करना है, तो 8 गुणे अगर मैं 7/2 करता हूं, 2 चौके 8 है, 4 सते 28% है। तो यहां पर जो ब्याज हमारी बन रही है इसके लिए वो 28% की बन रही है। 28% की जो ब्याज है, समझिए 28% का ब्याज अगर हम कैलकुलेट करते हैं 20,000 का, 20,000 का, ध्यान देना सब लोग, तो परसेंट हटा, 2 जीरो गायब, 28 दूना कितना होता, 5600। 5600 तो ब्याज मिल गया और 20,000 पहले से ही था, तो 20,000 पहले से था, तो 20,000 अगर पहले से था, 28 दूना कितना होता है, 5600। मैंने क्या कहा कि यहां पर हमें सोयब को क्या बताना है, सोयब को मिलने वाला पैसा बताना है कि सोयब को कुल कितना पैसा मिला। यहाँ एक छोटा सा मिस्टेक मैंने किया है, मिस्टेक की वजह से थोड़ा सा दिक्कत आपके सामने आ सकती है। देखिएगा, ये सबसे पहले जो डिफरेंस हुआ था 2400 नहीं हुआ था, ये 1400 कितना हुआ था, 18 10 28, अगर हम इन दोनों का फर्क देख ले 1400 का फर्क आएगा, 1400T होगा जो हमने 2400 किया था, तो इस वजह से यहाँ पर आपका समय डिफरेंट आया था। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1400T बराबर आपके सामने कितना है, 4200। 2 जीरो खत्म हो गए, 7 दूना 14 होता है, 7 छंगे 42, 2 तिया 6 होता है, मतलब T बराबर आपका कितना हो गया,
टी बराबर आपका 3 वर्ष हो गया, 3 वर्ष हो गया। अगर टी बराबर 3 है तो इसको पहले हटा दीजिए। यस, हमें 2t करना था तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 वर्ष हो जाएगा। अब इसको लिखिए 6 अठे 48, 48% हो गया, 48 मतलब परसेंट हो गया। अगर मैं इसका 48% निकालता हूं, 48% निकालता हूं किसका, 20,000 का, 20,000 का 48% निकालिए कितना होगा बताइए। 20,000 का 48% अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो कितना होने वाला है। देखिए पहला काम परसेंट हटेगा, 2 जीरो गया, 48 दूना 96 होता है। 96 100 में अगर मैं 20,000 जोड़ देता हूं तो ये अपना पैसा हो जाएगा 29,600 रुपए, जो हमको फाइनली प्राप्त होने वाला है सोयब को। तो सोयब का पैसा 29,600 हो गया। एक बार फिर से अच्छे से समझ लीजिएगा, यहां पर कह रहा है कि सोयब और सोनू को मिलने वाले ब्याजों का अंतर 4200 है। सोयब ने अपना पैसा सोनू द्वारा निवेश किए गए पैसे से दुगने समय तक के लिए निवेश किया। हम टी ना भी सोचते तो भी सवाल बन जाता, बट ऐसे ही करना बेस्ट है। इसको टी माना, इसका 2t माना, तो इनका ब्याज बन रहा है 1800 का और इनका ब्याज बन रहा है 3200 का। दोनों में फर्क 1400 का है। 1400 से अगर हम इसको कंपेयर कर लें तो टी का मान 3 वर्ष आया, अर्थात इनका जो समय है 3 वर्ष, इनका समय है 6 वर्ष। अब इस पैसे को 6 साल तक के लिए 20,000, मतलब इस पैसे को लिए को इस दर से 6 साल तक निवेश करने में 9600 रुपए का ब्याज मिलेगा। 9600 को इनके निवेश अर्थात प्रिंसिपल में जोड़िए तो इनको कुल फाइनली 29,600 रुपए प्राप्त हो जाएगा अमाउंट के तौर पर। यह सवाल था। नेक्स्ट देखिएगा, यदि मोहन को प्राप्त राशि, मोहन कहां है, ये है मोहन, मोहन को प्राप्त राशि क्या पता है, नहीं, उसके द्वारा निवेश किए गए पैसे से दुगनी है। चलो ये तो बढ़िया हो गया। ये हमारे पास मोहन ने कितना पैसा प्राप्त किया है, 29,000। इसका मतलब इन्होंने इसका आधा निवेश किया होगा, 14,500। मोहन को प्राप्त राशि उसके द्वारा निवेश की गए पैसे से डबल है, तो ज्ञात कीजिए कि 2 वर्षों के बाद उसे कितनी राशि प्राप्त हो जाएगी। 2 वर्षों के बाद उसे कितना पैसा प्राप्त हो जाएगा यदि वह उतनी ही राशि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित निवेश करता है। अब यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज इन्वॉल्व हो गया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का हमें अलग से सेशन लेना है। अभी इसको ट्राई आप कर सकते हैं, मैं करने को करा दूं, लेकिन क्योंकि मैंने इस सेशन को साधारण ब्याज का ही बनाया है तो हम साधारण ब्याज के ही सवाल को रखना ज्यादा बेटर समझेंगे, इसलिए आपको इसको, यस बिल्कुल, हाँ चलिए मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। मैं क्या कह रहा हूं कि हम इसको चक्रवृद्धि ब्याज को नहीं मतलब इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज को जब अलग से सेशन करना ही है तो फालतू में हम आपका टाइम क्यों वेस्ट करें, बल्कि हम चक्रवृद्धि ब्याज वाला जब सवाल कल करवाएंगे तो इस सेट को फिर से एक बार इस क्वेश्चन को जरूर लगा देंगे। ठीक है, ये हमने कई बार कराया है, बट यहां पर हम इसको रोकेंगे। अगला देखिएगा, यहां पर कह रहा नीचे दी गई जानकारी ध्यानपूर्वक पढ़े और दिए गए प्रश्नों का उत्तर। 5 अलग अलग व्यक्तियों के मूलधन, वर्षों की संख्या और ब्याज के दर को दर्शाती है। तालिका में कुछ मान लुप्त है प्रश्नों के अनुसार, जैसे व्यक्तियों के नाम दे रखा है, मूलधन दे रखा है, समय या वर्ष मतलब जो आप समझ सकते हैं दर। कई जगहों पे जैसे देखिए पहले व्यक्ति के लिए समय दर भी पता है, समय भी पता है, मूलधन भी पता है। बी के लिए मूलधन तो पता है, समय पता है, लेकिन दर नहीं पता। तो ऐसे कहीं कहीं कुछ डेटा मिसिंग यहाँ पर दिया गया है। आप समझ पा रहे हैं? यस। सवाल की तरफ चलिए। ब्याज दर कह रहा अगर 5% बढ़ा देते हैं, ब्याज दर को अगर 5% बढ़ा देते हैं और इसे हर 6 महीने में जोड़ा जाता है, हर 6 महीने में जोड़ा जाता है, ब्याज दर को 5% बढ़ाते हैं और 6 महीने में इसे जोड़ा जाता है, तो ए के लिए दी गई अवधि के बाद कुल राशि कितनी होगी। ए के लिए दी गई अवधि के बाद कुल राशि कितनी होगी ये बताना है। अब जैसे इस सवाल को भी उसी प्रकार से हम चक्रवृद्धि आधारित यहां पर देख रहे हैं, क्योंकि इसने कहा कि पहली चीज तो ब्याज दर को हमने यहां पर जो 15 था, 15 को हमने क्या कर दिया, 15 + 5 कर दिया, अर्थात इसको 20% कर दिया। 20% के बाद हर 6 महीने पर जोड़ना मतलब छमाही ब्याज का कैलकुलेशन होना। जैसे ही छमाही की बात होगी तुरंत हम कंपाउंड इंटरेस्ट का ही अप्रोच लेकर आएंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट की ही बात की जाएगी। मतलब आपको ऐसे समझना पड़ेगा, ये मूलधन रहेगा। अब यह 2 साल की बात होगी, क्योंकि 6-6 महीने को अगर हम यूज कर रहे हैं कंपाउंडिंग के लिए तो 2 साल में 4 छमाही होती है। कितनी? 4 छमाही। तो 4 छमाही का मतलब क्या हो जाएगा, ये 2 साल आपका 4 पीरियड में कन्वर्ट हो जाएगा। दरअसल कंपाउंड इंटरेस्ट की स्थिति ही अलग होती है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपके अलग सोच को डिफाइन करता है। वो बताता है कि हम लोग 6 ही महीने पर अपने प्रिंसिपल को चेंज कर देते हैं। तो छमाही करते समय हम दर का पहली चीज आधा कर देते हैं और समय को हम डबल कर देते हैं।
तो ये भी सवाल आपके चक्रवृद्धि का ही है, इसको भी हमें करना है, ठीक है, इसको भी करना है। इसी तरह से इस सवाल को देखा जाए, 2 साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हमको दे रखा है। यदि ब्याज सालाना जोड़ा जाता है तो बी के लिए ब्याज की राशि कितनी होगी, तो इस पर एक सवाल हम करवा देंगे। तो हम पहले तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए अलग से सेशन यहां पर लेकर के चले, तभी जाकर के, जैसे इस सवाल को देखिए, 1 साल का साधारण ब्याज 640 है, तो दी गई अवधि के बाद कुल राशि 6,560 रुपए हो जाती है। तो सी के लिए निवेश की गई राशि और ब्याज दर क्या है, तो हम इसको थोड़ा सा कर देते हैं यहां पर, क्योंकि 1 साल का साधारण ब्याज हमको दे रखा है, बताइए 640 रुपए, ये साधारण ब्याज है। यहां पर हम व्यक्ति किसको कंसीडर कर रहे हैं, सी को, जो 4 साल तक यहां पर निवेश करता है, 4 साल तक निवेश करता है। समझने की कोशिश करिएगा, 1 साल का मैंने साधारण ब्याज दिया है, तो दी गई अवधि के बाद कुल राशि अगर 6,560 हो जाती है, तो इसके द्वारा ब्याज दर बताओ कितनी होगी। हमने आपको पहली लाइन में लिखवाया था कि साधारण ब्याज हर साल बराबर रहता है, तो 640 अगर 1 साल का ब्याज है, 1 वर्ष का ब्याज है, तो आप बताओ 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा। 4 वर्ष का ब्याज अगर आपसे पूछा जाता तो आप लिखेंगे 640 गुणे 4, 0 4 चौके 16, 4 छंगे 24, 1 25, 2560 रुपए तो हमें 4 साल में ब्याज मिलता। अब ये कह रहा है कि 4 साल के बाद हमारा पैसा 6,560 रुपए हो गया, जिसमें ब्याज कितना है, 2560 है। तो अगर मैं आपसे प्रिंसिपल कहता तो आप कहते सर 6,560 में से 2,560 अगर मैं घटाऊंगा तो सीधा सीधा हमारा प्रिंसिपल 4,000 रुपए हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। सोचो प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा, 4,000, जो 4 साल में 2560 का ब्याज जोड़ करके 6,560 बना था। इतनी बातें क्लियर हुई। अब आप एक चीज सोचो, इसने हमसे ब्याज दर पूछा है, तो दर के लिए चाहे फार्मूला फॉलो करें, चाहे ऐसे लिखिए दर बराबर R%। हम अब चाहे 4 साल का उपयोग कर ले, चाहे सीधा सीधा 1 साल का उपयोग कर ले, आपके ऊपर डिपेंड करता है। 1 साल हमने यहां पर कंसीडर किया, हम एक ही साल लेकर चले, ज्यादा बेटर आपके सामने चीजें क्रिएट होंगी। करेक्ट है, मैंने क्या बताया देखिए ध्यान से, हमने जैसे अभी प्रेजेंट किया था, मैंने आपको ये बताया था कि हमारे 1 साल का ब्याज है जो कि 640 है, क्योंकि यहां पर 4 साल की बात है, तो 4 वर्ष में कितना हो जाएगा आप बताइए, 4 वर्ष में 4 गुणे 640 हो जाएगा, अर्थात 0 4 चौके 16, 4 छंगे 24, 2560 हो गया। अब यह 2560 जुड़ करके 6,560 हुआ था, जब मैंने इससे इसको घटाया तो हमारा प्रिंसिपल 4,000 हो गया था। अब अपने पास प्रिंसिपल क्योंकि 4,000 है, 4 साल का ब्याज अपने पास 2560 है, तो हम 4 साल क्यों उपयोग में लाएं, हम सीधा सीधा 1 साल का ही उपयोग कर लें। 1 वर्ष का है, हम ब्याज देख रहे हैं 650, कितना आ रहा, 640 है, और अगर हम 1 साल ही लेकर चल रहे हैं और अपने पास दर हमको पता करनी है जो कि R% पर एनम होगी, तो हम इससे आराम से दर निकाल सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा, दरअसल हम हमेशा कोशिश करते हैं कि समय को दर के साथ मिलाएं, तो R बटा ये 100 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि R का गुणा 1 के साथ होगा। ये SI को प्रेजेंट करेगा या प्रिंसिपल को प्रेजेंट करेगा, तो लिखिए R बटा 100, SI हमारे पास है कितना 640 और प्रिंसिपल हमारा 4,000 है ना, 4,000, 2 जीरो देखिए ऐसे गया ऐसे गया, 4 से डिवाइड कर 16%, तो ब्याज दर हमारी कितनी है बताओ, ब्याज दर हमारी सी विकल्प में 16% है। करेक्ट आंसर आप लगा सकते हैं। इसमें मैंने साधारण ब्याज ही इन्वॉल्व किया, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं शामिल किया है। चक्रवृद्धि ब्याज में थोड़ा सा और सवालों को बढ़ाकर इन दोनों सवालों को जो पीछे थे इसमें, इनको भी लेकर के हम कल एक सेशन कर देंगे, जिससे पूरा हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करिए और क्लियरिटी रखिए, इस तरह के सवाल आए तो जरूर हल करके आइए। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कल